गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और इस परीक्षा दृष्टि में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसी श्रृंखला के क्रम में पेपर पीसीएस के पेपर के सॉल्व की श्रृंखला के क्रम में 2017-18 के क्रम में ऐसे क्वेश्चन दिया जा रहा है। और इसी के बाद से अब अगला क्वेश्चन होता है 2019 के पेपर में। और इसी के क्रम में आए हुए इनमें प्रश्नों की श्रृंखला कैसे देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इसमें कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। तो ध्यान दीजिए कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वह क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, उसकी त्रिज्या जो होती है यह क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसका मुख्य कारण होता है, क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। और इस पृष्ठ तनाव बराबर होता क्या है, एफ अपान एल, बल अपान लंबाई। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसका आपका आंसर क्या होगा कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसका में क्या घटित होता है, उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए पहला आंसर क्या होगा आपका, ए क्वेश्चन होगा। और इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि ऑप्टिकल फाइबर होते क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं जिंक ऑक्साइड और कांच के बने हुए क्रिस्टल होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, जिंक ऑक्साइड और कांच के बने हुए क्रिस्टल होते हैं। और इसमें बहुत सारे रेशे के समान संरचनाएं होती हैं और बहुत सारे रेशे मिलकर क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण करते हैं। और ऐसे एक दूसरे से इस पे लेयर बनी होती है और यही इसका नाम होता है ऑप्टिकल फाइबर होता है। और इसी के ऊपर क्या होती है, एक विशेष प्रकार की लेयर चढ़ी होती है। क्या होती है, लेयर चढ़ी होती है जो प्राकृतिक वातावरण से इसको बचाने का कार्य किया जाता है, प्रोटेक्शन लेयर का कार्य करता है। तो यही जो होता है ऑप्टिकल फाइबर होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। और इसमें किसमें बनी होती है, जिंक ऑक्साइड व कांच के बने हुए क्रिस्टल होते हैं। तो इसी के क्रम में यहाँ से जो ऐसी का नाम होता है ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। और इसका जो मुख्य उपयोग होता है यह क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिग्नल को भेजने में किया जाता है। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का जो हास्य होता है बहुत ही कम होता है। तो इसमें पूछा जाता है यह जो घटना होती है किस पर आधारित होती है। यह जो घटना होती है ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। इस पर आधारित होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। तो अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, इन चीजों को आप जब पढ़ेंगे तो इसमें कई पॉइंट्स आते हैं। यहाँ पे देखिएगा, परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन। और दूसरा होता है अपवर्तन, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। परावर्तन का अभिप्राय होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो वहां से क्या होता है, परावर्तित हो जाती है। और इसी घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो यह चीजें होती हैं, मान लीजिए कि यही चीजें होती हैं। तो जैसे प्रकाश की किरण आ रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसी घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन। इससे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इसी के बीच में जो कोण बनता है इसी को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इसे परावर्तन कोण आर के नाम से जानते हैं। और इसी का नाम होता है अभिलंब होता है। और इसी से दूसरा रिलेटेड घटना होती है, परावर्तन के बाद से क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। और यह जो रिफ्रैक्शन होता है इसकी अपवर्तन की परिभाषा होती है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसकी एक सिंपल परिभाषा होती है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें दो कंडीशंस होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ कि इसमें दो घटनाएं होती हैं। एक माध्यम या तो सघन हो या तो विरल हो। तो इसमें दो कंडीशन होती है कि जब प्रकाश की किरण क्या होते हैं, विरल माध्यम से, क्या होती है, विरल माध्यम, एक विरल माध्यम होता है और दूसरा क्या होता है, सघन माध्यम होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण, यदि मान लीजिए कि विरल माध्यम, यह माध्यम ऊपर वाला माध्यम कौन होता है, विरल माध्यम होता है। और नीचे वाला कौन सा माध्यम होता है, सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। यहाँ से देखिएगा, कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से की ओर झुक जाती है। यहाँ पे जैसे प्रवेश करती है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यह पहला एक नियम होता है। और इसी को उल्टा कर देंगे, यह क्या होगा, यह सघन हो जाएगा और यहाँ से विरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। इस कंडीशन में होती है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाती है। क्या होती है, अभिलंब से दूर जाती है। तो इसमें यह होता है, यह अभिलंब होता है, यह आपतित किरण होती है, यह अपवर्तित किरण होती है। यह आई होता है, यह आर होता है। तो ठीक इसी प्रकार से इसको अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ से आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी को, इसके लिए मुख्यतः दो शर्तें होती है। नंबर 1 होती है प्रकाश की किरण, सदैव ध्यान दीजिएगा, इसकी दो शर्तें होती है। प्रकाश की किरण सदैव सघन माध्यम से किधर जानी चाहिए, विरल माध्यम की ओर। पहली शर्त होती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। और दूसरा जो होता है, दूसरी जो शर्त होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से सदैव अधिक होना चाहिए। तो आपतन कोण का मान, आई का मान क्या होता है, क्रांतिक कोण से सदैव अधिक होना चाहिए, सदैव अधिक होना चाहिए। और इसी क्रांतिक कोण को IC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक संक्षेप में बता रहा हूं कि क्रिटिकल एंगल्स होती क्या है। तो क्रिटिकल एंगल्स जो होती है कि इसी आपतन कोण को बढ़ाया जाए जब इसका मान 90 अंश हो जाता है, इसी को क्रिटिकल एंगल्स कहते हैं। और इससे यह घटना होती है कि जो प्रकाश जो किरण जिस माध्यम से आ रही है वह उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसका जो अप्लाइड यूज होता है इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ऑप्टिकल फाइबर में, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। और इसका उपयोग होता है कि यांत्रिकी तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में इसका विशेष योगदान होता है। सिग्नल के प्रसारण में इसका उपयोग होता है, टेलीकम्युनिकेशन में इसका उपयोग होता है। इस पर कई घटनाएं आधारित होती हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। कांच का चमक, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। हीरे का चमकना, यह किस पर आधारित होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। परखनली या बीकर में जली हुई कांच की जो छड़ होती है वह टेढ़ी दिखाई देती है। एक गोला होता है, उस पर कालिख पोत दीजिए तो वह चमकता है, वह किस पर आधारित होता है, यह सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना, ये भी क्या होती है, सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं होता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका अभिप्राय होता है कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वह हार्मोन्स होता है या क्या होता है, यह सही सुमेलित है। ऑक्सीटोसिन जो होता है, हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि। क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। और यही जो पीयूष ग्रंथि होती है इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अग्र भाग होता है और इसी के बीच में क्या होता है, मध्य भाग होता है या पश्च भाग होता है। तो अग्र भाग से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जिसमें GH होता है जिसे STH कहते हैं, और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे यह पश्च भाग होता है, यह पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग होता है। और इसी पश्च भाग से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन होता है। और इस ऑक्सीटोसिन, यह तो हार्मोन्स होता है। सदैव ध्यान दीजिए कि इस ग्रंथ से निकलने वाले जितने भी चीजें होती हैं वो सब हार्मोन्स होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। यहाँ पे जब इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे क्लास में तो वहां मैं बताऊंगा कि इस ऑक्सीटोसिन का मुख्य कार्य क्या होता है, कि यह स्तन ग्रंथियों को संकुचित कर देने का कार्य करता है, जिससे दूध के श्रावण में सहायता होती है। लेकिन सदैव एक चीज स्पष्ट कर लीजिएगा, यह ऑक्सीटोसिन होता है दूध के निर्माण नहीं करता है। लेकिन जब इसी को कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है, इसी ऑक्सीटोसिन कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है तो इसे पिट्रोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट्रोसिन कहते हैं, पिट्रोसिन कहते हैं। और यह एक पॉलीहाइड्रोकार्बन होता है। और जितने भी पशुपालक होते हैं अपने पशुओं को दूध निकालने के लिए क्या होते हैं, इसी पिट्रोसिन का इंजेक्शन देते हैं। तो यह क्या होता है, पहला यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन सही होता है। और इसी के बाद से क्या होता है, एस्पार्टेम एक संश्लेषित मधुरक होता है, यह भी सही होता है। और इसके अभिप्राय में संश्लेषित को इंग्लिश में सिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, संश्लेषित को इंग्लिश में सिंथेसिस कहते हैं। और इसका अभिप्राय होता है निर्माण होता है। तो 2 भी सही है। नियोप्रोपान
प्रोपीन क्या होता है, एक रबड़ होता है। क्या होता है, यह एक रबड़ होता है। रेयान क्या होता है, रूपांतरित स्टार्च। क्या होता है, यह रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है, या गलत होता है। तो स्टार्च होते क्या है, रेयान जो होता है एक केमिकल कंपाउंड्स होता है, और स्टार्च जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट। जब आप पढ़ेंगे कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, तो उसी पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल होते हैं स्टमंड, स्टामंड, और इसी के बाद से यह इसके अंतर्गत एग्जाम्पल होते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी सही होगा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया है। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो थर्मस फ्लास्क जो होता है इसमें उष्मा का न तो अंदर की उष्मा बाहर जा पाती है, न बाहर की उष्मा अंदर आ पाती है। इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो थर्मस जो होता है एक विशेष प्रकार की लेयर होती है। थर्मस जो होता है एक विशेष प्रकार की लेयर होती है। तो इसको ऐसे यहाँ पे बना रहे हैं। थर्मस जैसे होता है, अंदर क्या होता है, कांच की एक लेयर होती है। क्या होती है, कांच की एक लेयर होती है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे कांच की यह लेयर होती है, और इसी के ऊपर क्या होता है, इसी के ऊपर एक विशेष प्रकार का मेटल चढ़ा दिया जाता है। वह अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको चढ़ा दिया जाता है। ध्यान दीजिए कि इसके बीच में वायु जो होती है वह क्या होती है, एक कुचालक का कार्य करती है। तो इसमें कई घटनाएं होती हैं। इसमें संवहन भी होता है। इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन न कीजिए। यहाँ पे क्या होता है, एक संवहन की भी प्रक्रिया होती है। तो इसलिए इसमें पहला संवहन भी होता है, और दूसरा होता है कि इसमें संवहन के साथ साथ इसमें विकिरण भी होता है। क्या होता है, संवहन के साथ साथ क्या होता है, विकिरण भी होता है। और विकिरण के साथ साथ, और इसमें संवहन के साथ जब विकिरण होता है तो ध्यान दीजिए कि पहला और दूसरा आंसर आपका नहीं हो सकता है। इसमें आपको दे दीजिए, इसमें तीनों घटनाएं होती है, संवहन भी होता है, विकिरण भी होता है, और संचालन भी होता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, यह सी आंसर सही होगा। ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो यह एक घटना होती है, और इस चीज को जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, उष्मागतिकी के नियम, वहां पे इसका उपयोग पढ़ाया जाएगा। इसमें उष्मा को ठोस, द्रव और तीनों में एक्सपेंशन पढ़ाया जाएगा। उसमें बहुत सारे प्रसार होते हैं। और इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि पांचवा जो क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। तो कैल्शियम विद्यमान है, तो इसका आप आंसर होगा चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी भी, इसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है। कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और यह जिप्सम होता है, इसी में कैल्शियम पाया जाता है। तो यह इसमें विद्यमान होता है। तो पांचवा का जो क्वेश्चन आंसर होगा आपका क्या होगा, सी होगा। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं होता है। तो इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए इस चीज को अंडरलाइन कर दीजिए कि क्योंकि यह हमेशा माइंड मेकअप कंफ्यूजन करता रहता है कि आप हमेशा इसको पॉजिटिव में सॉल्व करते हैं, जबकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नेगेटिव में पूछा जाता है। इसमें एक तरफ पदार्थ दिया है और इसमें यूज दिया है। क्या दिया है, इसमें यूज दिया है। तो इन चीजों को बहुत केयरफुली रूप से पढ़ना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सही सुमेलित नहीं होता है। तो इसमें देखा जाए कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है यह कृत्रिम वर्षा के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता, इसको फोटोसिंथेसिस में करते हैं। तो इसके यह प्रकाश संश्लेषण तो इसमें नहीं हो सकता है, इसीलिए यह गलत होगा। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, यह 6 नंबर जो होगा यह आपका आंसर ए होगा, और यही सही होता है। और सिल्वर आयोडाइड जैसा कि क्या होता है, इसका कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है, यह सही होता है। और इसी के बाद से लिथियम बाइकार्बोनेट होता है, गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। गठिया का अभिप्राय होता है, इस चीज को जब आप एक्सप्लेन करेंगे, गठिया जो होती है, गठिया का अभिप्राय होता है कि जैसे शरीर में जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे आप अंगुली स्केलेटन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होते हैं, जो ज्वाइंट होते हैं उसी में कंडीशंस होती है। तो जैसे एक एग्जांपल के रूप में जो पैर की जो हड्डियां होती हैं, जैसे पैर की ऐसे हड्डियां होती हैं, और इसी के नीचे क्या होता है, आपका पैर बना होता है। क्या होता है, इसमें बहुत सारी हड्डियां होती हैं। जैसे पैर की सबसे लंबी हड्डी क्या होती है, फीमर होती है, और इसके बाद से टिबिया होती है। इसी के बीच में जो आपको सामान्य भाषा में कहते हैं घुटना कहते हैं। इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, ऐसे इनकी संरचना होती है। और इसी में क्या होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, लिगामेंट एकत्रित हो जाते हैं। क्या होते हैं, लिगामेंट एकत्रित हो जाते हैं।
इसके कारण क्या होती है, ये निश्चित मात्रा होती है। जब ये संख्या से अधिक होते हैं तो यह मूव नहीं कर पाती है। क्या होती है, मूव नहीं कर पाती। इसी को गठिया रोग कहते हैं और इसी के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। और दूधिया मैग्नीशियम या प्रति अम्ल होता है, एंटी एसिड के रूप में कार्य करता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ए गलत है। सदैव ध्यान दीजिए, आंसर क्या होगा, ए होगा। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जहां पे नहीं आ जाए उसको तुरंत अंडरलाइन कीजिए। और इसके कंडीशंस में आपको दिया है अलवणीकरण। अलवणीकरण होता है तो इसका अभिप्राय होता है कि अलवणीकरण, तो इसका अभिप्राय लवणीकरण जिसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, और अलवणीकरण समुद्री जल में होता है। तो समुद्र के संदर्भ में जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। और अलवणीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, जब इसको ज्योग्राफी पढ़ेंगे या इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यहाँ का जल क्या होता है, गर्म होता है और गर्म होकर वाष्पित होने लगता है। तो यह प्रक्रिया होती है, अलवणीकरण के अंतर्गत होता है। प्रतिलोम परासरण पेयजल में भी होता है, यह भी सही होता है। विकृतीकरण प्रोटीन में होता है, इसको डीएमिनेशन के नाम से इसकी इंग्लिश होती है। और इसी के बाद से होता है पाश्चुरीकरण, और यह पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया सदैव किस में होती है, दूध में होती है, चाय में नहीं होती है। तो यही आपका गलत है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ए सही होगा। और पाश्चुराइजेशन शब्द को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं। तो जब दूध को 62.8 सेल्सियस पर, इसकी कई परिभाषाएं होती है, 62.8 सेल्सियस पर क्या होता है, 30 मिनट गर्म करते हैं। कितने मिनट, 30 मिनट गर्म करते हैं, और इसको अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। दूसरा होता है जब दूध को 71 सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 सेकेंड गर्म करते हैं, तो इस प्रक्रिया को पाश्चुराइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में होता है कि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण दूध अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। और इसका बहुत बेटर एग्जांपल्स होता है, जो आपका मिल्क पैकेटों में आता है उस पर लिखा रहता है पाश्चुरीकृत दूध होता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, यह डी होगा, 7 का डी आंसर होगा। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण होता है। शाकनाशक का उदाहरण होता है, यानी इसमें शाकों को मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यह कंडीशंस होती है, सोडियम क्लोरेट होता है। सोडियम क्लोरेट होता है, शाकनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर होता है, यह एक क्या होता है, रंजक होता है, जिसे और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 8वां का यह ए होगा। और इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करने का मुख्य कारण होता है। तो भूमि के तापमान में वृद्धि करने का जो मुख्य कारण होता है वह क्या होता है, मीथेन होता है। या सदैव आप कैसे जानते हैं इसको, आपका आंसर क्या होगा, डी सही होगा। तो जो धान के खेत होते हैं इसमें सामान्यतः आपको अभी तक यही जानते होंगे कि धान के खेत क्या होते हैं, मीथेन के सोर्सेज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में बताएं कि जैसे धान के पौधे होते हैं और ये क्या होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, धान के पौधे क्या होते हैं, ऐसे, इसमें जल भरा होता है। धान के पौधे में क्या होता है, जल भरा होता है। और यहाँ पे ये जो जल होते हैं इतना भरे होते हैं, यानी धान का पौधा लगा हुआ है और इसमें क्या होते हैं, इसमें यदि जल भरा हुआ है तो यानी कहने का अभिप्राय होता है कि यदि धान की कुछ फसल दिखाई दे रही है तो यह मीथेन की सोर्सेज नहीं होते। बहुत अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा, यह धान के खेत मीथेन के सोर्सेज नहीं होते हैं। इसी धान के खेत में ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं। लेकिन यही जब धान की खेत क्या होती है, यहाँ पे देखिएगा, यही धान की खेत जब पूरी तरह से फसल पानी में डूब जाती है, जब पूरी तरह से जो धान की फसल होती है, ये फसल होती है धान की, और यह पूरी तरह से पानी में डूब जाए, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी तरह से पानी में डूब जाए तो यह क्या होता है, यह मीथेन के सोर्सेज होते हैं। तो सदैव ध्यान दीजिए कि धान के ऐसे खेत जो पूरी तरह से पानी में, पूरा पानी में डूब जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, वह क्या होते हैं, मीथेन के सोर्सेज होते हैं। CH4 गैस को निकालते हैं, क्या करते हैं, और यही क्या होता है, तापमान वृद्धि का कारण होता है। तो चूंकि आपके आंसर में क्या होता है, गैस दे दिया है और धान के खेत दे दिया है, तो इसके क्रम में इन गैसों को एक्सप्लेन करेंगे, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो ध्यान दीजिएगा कि वायुमंडल का नाम सुने हैं, पर्यावरण वायुमंडल होता है। और यही जो वायुमंडल होता है इसमें दो प्रकार की गैसें पाई जाती है। बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, इस वायुमंडल में दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। पहला जो होता है प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस होती है। पहला क्या होता है? प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस होती है और इसमें मुख्यतः CO2 होती है। प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस में बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, यह CO2 गैस होती है। और जो दूसरी गैस होती है सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस, जो दूसरी गैस होती है कौन सी होती है? सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस होती है। और इसमें से मुख्यतः आता है क्या होता है? CH4 आता है। क्या होता है? CH4 आता है। तो और इसके अलावा अन्य सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी होती है? सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैसों में क्या होती है? SO2 होती है, NO2 होती है जो यह अम्ल वर्षा का कारण होता है। इसके बाद से अगली गैस होती है CFC होती है। CFC होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो यह सदैव ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो वृद्धि का जो मुख्य कारण होता है यह सभी क्या होते हैं? ये सभी गैसें CO2, CH4, SO2, CFC, ये सभी क्या होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं। लेकिन इसमें से आपको धान के खेत में पूछा जा रहा है तो यह आंसर हो जाएगा आपका CH4 होता है। तो यह जो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी करती है और यह क्या होती है? CO2 भी करती है। तो इस श्रृंखला के क्रम में यहाँ पे जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, इन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? तो यह जो सूर्य की उष्मा होती है वह आने देती है। इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं जब पृथ्वी पर आती हैं तो सूर्य होता है और ये जब पृथ्वी पर आती हैं तो लघु तरंगों के रूप में आती हैं, लघु तरंगों के रूप में आती हैं। और ये जब जाती हैं तो क्या होती है? दीर्घ तरंगों के रूप में जाती है। और यही ये लेयर बन जाता है CO2, SO2, ये दोनों गैसों का लेयर बन जाता है। जैसे CO2, CH4, CFC गैसों का लेयर बन जाता है जिसके कारण ताप बढ़ने लगता है। इसी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ताप वृद्धि का मुख्य कारण माना जाता है। इतना अच्छे से स्पष्ट कर लीजिए और इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। वायुमंडल में दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस और दूसरा सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस होती है। और इसी के बाद से इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि सूचियों को सुमेलित कीजिए। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है और इसमें सूचियों को नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर देना है। क्या करता है? कूट के अनुसार उत्तर देना है। तो इसमें ध्यान दीजिए केवल तार होता है या किसमें होता है? संश्लेषित रेशा होता है। क्या होता है? संश्लेषित रेशा होता है। और यह एक विशेष प्रकार के इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? यह एक विशेष प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और इसी के बाद से दूसरा टेक्साल होता है। टेक्साल जो होता है यह एक कैंसर रोधी दवा होती है, कैंसर के रूप में उपयोग किया जाता है, एक मेडिसिन होती है। और कैंसर किसे कहते हैं? सदैव ध्यान दीजिएगा जब किसी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, किसी भी चीज की जब अनियंत्रित वृद्धि होती है उसी को कैंसर के नाम से जानते हैं और इसको इंग्लिश में कार्सिनोजेनिक के नाम से जानते हैं। और सी का जो होता है चौथा जिंक फास्फाइड, इसे चूहा मारने की दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे चूहा मारने की दवा कहते हैं। तो सी का क्या होगा? चौथा यह जिंक फास्फाइड। रोडोडेंसी का मतलब होता है कृदंतक, यानी ऐसे प्राणी जो अधिकांश क्या होते हैं? दांतों से अपने चीजों को काटते हैं, कृदंतक या इसे रोडेंटोसाइड्स भी कहते हैं। रोडेंटोनासी ऐसी हिंदी होती है, कृदंतक नासी। तो सी का क्या होगा? चौथा हो जाएगा। और नाइट्रोसेलुलोज जो होता है यह किस रूप में उपयोग किया जाता है? यह विस्फोटक के रूप में किया जाता है। क्या होता है? विस्फोटक के रूप में किया जाता है। इसमें आप सामान्यतः क्या होते हैं? TNT, TNT होता है। ट्राई नाइट्रोटॉल्विन, TNT क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटॉल्विन। और यह क्या होता है? TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। क्या होता है? इसका उपयोग क्या किया जाता है? विस्फोटक के रूप में किया जाता है। और यहाँ पे संक्षेप में चर्चा में बता दूंगा, ग्लिसरॉल जो होता है उसी में एक मिट्टी होती है, क्यूजुलेटेड मिट्टी होती है और इसी को विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे आप सामान्यतः डायनामाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनामाइट कहते हैं। और इस दोनों रूप में इसका उपयोग किया जाता है। संरचनात्मक कार्यों में होता है, विध्वंसक कार्यों में किया जाता है, टेररिस्ट गतिविधियों में किया जाता है। तो यह अलग बात होते हैं, लेकिन इसका सामान्यतः क्या होगा? विस्फोटक के रूप में उपयोग भी किया जाता है। तो आपका
आंसर क्या होगा? डी का पहला। शुरू से देखिए, ए का दूसरा और बी का तीसरा में बी का तीसरा है, 2 3 4 और 1 है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? बी सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को यह कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे पहला क्वेश्चन पढ़े आता नहीं है, नहीं। ऐसे क्वेश्चन में आपके जब भाग्य अच्छे होंगे तो इसमें यदि एक क्वेश्चन यदि आपको मालूम हो जाता है तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? 80% सॉल्व हो जाते हैं। क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन में यदि कहीं से भी आपका दिमाग क्लिक किया किसी एक पॉइंट पर तो समझिए आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि 2 ऑप्शन इसमें से आपको मिल गए तो समझिए वो क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रूप से पढ़ना चाहिए। चलिए, इसके बाद से आपका आंसर क्या होगा? बी सही होगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर, किस वस्तु के नमूने, कोई भी एक वस्तु है, हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर। यह कपूर आपके दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। नेप्थेलीन अथवा शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और नेप्थेलीन भी क्या होते हैं? सभी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जिसमें आपसे कपूर क्या होता है? कपूर आपका बहुत ही आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और इसका आपको क्या होता है? बहुत सारे धार्मिक कार्यों में आप उपयोग करते हैं और उसको जला के क्या होता है? सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, क्योंकि मेहनत तो करना नहीं चाहते हैं। तो ठीक अभिप्राय होता है। यह कपूर आपसे पूछा जा रहा है, कपूर, नेप्थलीन और शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, में इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो यह बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। इसकी सिलेबस में जब चर्चा किए थे कि तो यह ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, विकिरण क्या होता है और विसरण क्या होता है, इन तीनों चीजों की चर्चा मैं बहुत अच्छे से किया था। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से होता है? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। और दूसरा क्या होता है? द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है। और तीसरा जो होती है गैस होती है, गैस होती है। और इसी के क्रम में तो इन चीजों का एक चीजें निश्चित होती है कि ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है, द्रवों का केवल आयतन होता है, गैसों का ना तो आयतन होता है ना तो आकार होता है। तो जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं उससे क्या होता है? वह किसी ठोस को जब गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं तो वह क्या होता है? गलने लगता है। क्या होता है? गलने लगता है। इसी प्रक्रिया का नाम दे दिया जाता है गलनांक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। इसी प्रक्रिया का नाम दे दिया जाता है गलनांक। गलनांक, इसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और इसी प्रकार से जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है, द्रव को गर्म किया जाता है, किस में परिवर्तित हो जाती है? गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो सामान्यतः द्रव को गर्म करते हैं तो क्या होता है? वाष्प बदलने लगता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण, इसकी इंग्लिश होती है वेपराइजेशन, जगह न होने के कारण मैं नहीं लिख पा रहा हूं। और इसी के बाद से जब किसी ठोस को ठंडा, गैस को ठंडा करते हैं, सदैव ध्यान दीजिए, गैस को जब ठंडा करते हैं तो सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस को जब ठंडा करते हैं तो वह किसमें पर? ठोस, और यह द्रव होता है। क्या होता है? द्रव। और इस कंडीशन में गैस को ठंडा करते तो किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन के नाम से इसको जानते हैं। इसी प्रक्रिया का नाम क्या दिया जाता है? संघनन। इसको इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। संघनन, कंडेंसेशन होता है। और उसी प्रकार से जब द्रव को ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है? ठोस में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसी प्रक्रिया को फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी इंग्लिश होती है हिमांक, हिंदी होती है हिमांक। और कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो जिनको गर्म करने पर वह क्या होते हैं? द्रव अवस्था को न देकर सीधे क्या होते हैं? गैस अवस्था परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इसकी इंग्लिश होती है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। और इसी के एग्जाम्पल होते हैं कपूर। क्या होते हैं? कपूर होते हैं, नवसादर होता है, NH4Cl होता है। यह क्या होते हैं? इसी का एग्जाम्पल्स होता है। और कुछ ऐसे गैस होते हैं जिनको ठंडा करने पर यह द्रव अवस्था को न देकर सीधे किस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को ठोसीकरण कहते हैं। ठोसीकरण
वाष्पीकरण या सॉलिडिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो यह चीजें स्पष्ट हो गई। तो अब देखिए कितना सिंपल हो गया, एक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ऊर्ध्वपातन होगा। क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। वाष्पीकरण की परिभाषा सिंपल सी होती है कि जब किसी द्रव को गर्म कर वो द्रव वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन जब यही पौधों में प्रक्रिया होती है तो इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वहां मैं बताऊंगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। इस चीज को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फ्रीजिंग पॉइंट या पॉइंट ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट, और निम्नलिखित पदार्थों को उसकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिएगा। तो इसका अभिप्राय होता है कि जितने भी पदार्थ बने उसका कालाक्रम क्या होता है, सबसे पहले कौन बना, सबसे बाद में कौन बना। तो इसका अभिप्राय होता है कि सबसे पहले जो होता है इसमें आपका आंसर होगा, सबसे पहले केवल तार बना, उसके बाद से यह पहला क्वेश्चन हो जाए। सबसे पहले देखा जाए तो इसमें केवल तार बना, इसके बाद से दूसरा जो होता है, दूसरा फ्लोरेंस बना, या फ्लोरीन के दूसरे पॉइंट पर आ जाएगा। और इसी के बाद से ग्रेफिन होता है, ब्लैक गोल्ड सबसे बाद में बना। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, या क्या होते हैं, यह बी आपका आंसर सही होगा, 12 का बी। क्योंकि इसको बहुत क्रम में यदि सीक्वेंस से देखा जाए, यदि एक भी क्वेश्चन कंफ्यूज होता है, इससे मैच नहीं करता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता होती है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 12 का बी आंसर होगा। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण किस पौधे की जड़ों के साथ संयोजन करते हैं। यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि इस वायुमंडल में, यदि वायुमंडल की मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन केवल यहाँ पे वायुमंडल में एक गैस पाई जाती है, वायुमंडल में एक गैस पाई जाती है, इसका नाम होता है नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन 78% होता है। और यह इसके बाद से क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन भी होती है और अन्य इनर्ट गैसें होती हैं। लेकिन यहाँ पे केवल नाइट्रोजन की मैं चर्चा करूंगा। और यह नाइट्रोजन होता है 78% होता है। और इस नाइट्रोजन को सदैव ध्यान दीजिएगा, इस नाइट्रोजन को न तो पौधों में ग्रहण करने की क्षमता होती है, न तो मनुष्यों में ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो और यह नाइट्रोजन जो होता है हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स को निर्माण में सहायक होता है, डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। और इस नाइट्रोजन को ग्रहण करने का कार्य क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया करते हैं। और यह बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं दलहनी कुल के पौधे होते हैं, दलहनी कुल के मान लीजिए पौधे होते हैं, और उसी पौधों की गांठों में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, जैसे दलहनी कुल में दाल, मसूर, मूंगफली, मटर, ये सारी चीजें होती हैं। उन्हीं पौधों की जड़ों में क्या होती है, एक गांठ होती है। क्या होती है, गांठ होती है। जैसे पौधों की जड़ होती है, इसी में गांठ पाई जाती है, ऐसी संरचना होती है। और इसी को नोड्स के नाम से बहुत सारी जड़ें होती हैं। और इसी में क्या होते हैं, इसी में यह क्या होते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं। और इस जीवाणु, यही जो जीवाणु होते हैं किस कुल के पौधों में पाए जाते हैं, दलहनी कुल के पौधे में, यानी दाल उत्पन्न करने वाले पौधे। इन पौधों को लेगुमिनेसी के अंतर्गत किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या कारण है कि इस जीवाणु क्या होते हैं, यह वायुमंडल के नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो यह बहुत ही एक रोचक तथ्य होता है कि जैसे कि आप यह जीवाणु भी कह सकते हैं कि जब पौधे नहीं ग्रहण कर सकते हैं, जंतु नहीं ग्रहण कर सकते हैं, तो मुझे क्या जरूरत है। तो एक चीज सदैव ध्यान दीजिए कि आवश्यकताएं होती हैं जो आविष्कार की जननी होती है। क्योंकि इस जीवाणुओं में क्या होते हैं, जितने भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो यह जो जीवाणु होता है इसको किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। कॉम्बिनेशन देखिएगा, इसको भोजन की आवश्यकता होती है। और इस पौधे को क्या होता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो इस नाइट्रोजन को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है, जीवाणु करते हैं, जो अम्ल वर्षा के रूप में, जो अम्ल वर्षा का जो होती है, वर्षा मौसम की जो पहली वर्षा होती है वह अम्ल वर्षा में उसकी मात्रा अधिक होती है। और वही वर्षा के जल के द्वारा घुलित होकर क्या होते हैं, भूमि पर आते हैं। और यह जीवाणु क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। और यही नाइट्रोजन ग्रहण करके पौधों को देते हैं। इससे यह नाइट्रोजन पौधे प्राप्त करके हरे होते हैं। और हरे होने के बाद से ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। किस विधि द्वारा, प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और पौधों में निर्मित भोज्य पदार्थ क्या होता है, मंड या स्टार्च होता है। और जितना भोजन, अब यहाँ से देखिए,
जितना जीवाणु इसको नाइट्रोजन देता है, पौधे क्या करते हैं उतना ही भोजन इसको दे देते हैं। तो यह इस प्रकार की एक क्रिया होती है सहजीविता। क्या होती है? सहजीविता, सिम्बोसिस कहते हैं, यानी ऐसा जीवन जिसको साथ साथ जिया जाए या रहा जाए, उसी को सहजीविता कहते हैं। और नेचुरल सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण होता है यह लेगुमिनेसी कुल के पौधों में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है। जो पौधे होते हैं यह पौराणिक काल से, यानी इसका उल्लेख वेदों में है। इस पौधे का उल्लेख कहाँ पे है? वेदों में है। तो इसका अभिप्राय होता है कि यह क्या होते हैं, बहुत घरेलू, इसका आयुर्वेद में बहुत होता है। और इसको छोटे छोटे जैसे रोग होते हैं, जैसे सर्दी हुआ, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, इसको क्या किया जाता है, इस तुलसी के पौधे को प्रीफर किया जाता है। इस पौधे में सदैव ध्यान दीजिएगा, इस पौधे में फिनाल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पौधे में क्या होता है, फिनाल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसके बाद से क्या होता है, फ्लोवेनाइड होती है। यह क्या करता है, यह बैक्टीरिया को शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। इसी को इम्यूनो सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनो सिस्टम। इम्यूनो सिस्टम होता है, सिस्टम होता है। तो यह प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने का कार्य करता है। और जब यह तंत्र सक्रिय होता है तो रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। क्या होती है? रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है, जिसके कारण शरीर में जो भी क्या होते हैं एंटी कंपोनेंट्स शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उसको मारकर नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण शरीर स्वस्थ रहता है। इसी के कारण तुलसी के पौधे का उपयोग पौराणिक काल से भी किया जाता है, घरेलू औषधियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो यहाँ पे जब रक्त की बात आती है, इसमें छिपकली दिया हुआ है, तिलचट्टा दिया हुआ है, घरेलू खटमल दिया हुआ है, मच्छर दिया हुआ है, मॉस्किटो दिया हुआ है। तो ये सब यदि एक तरह से देखा जाए, इन जीवों का यदि क्रम देखा जाए तो ये सब क्या होते हैं, खटमल, मच्छर, तिलचट्टा और मच्छर, ये सभी क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं। सभी जो चारों ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑप्शन होता है आपका आर्थ्रोपोडा के संघ के जंतुओं में, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में एक तिलचट्टा होता है। क्या होता है? तिल चट्टा, इसे कॉकरोच कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉकरोच कहते हैं। और यह जो होता है इसके रुधिर में क्या होता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है। तिलचट्टा के रुधिर में क्या होता है, रुधिर जो होता है हीमोसाइनिन पाया जाता है। रुधिर में क्या पाया जाता है, हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन पाया जाता है। और इसी के हीम में क्या होता है, कॉपर आयन होता है। इसके रुधिर में क्या होता है, कॉपर आयन होता है। और यही कॉपर आयंस जो होता है इसके रंग को क्या करता है, सफेद बनाने का कार्य करता है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, सी बी हो जाएगा। क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। और यह आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है, आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है यह सबसे बड़ा संघ होता है, इसके ऊपर लेयर पाई जाती है। लेकिन जब आप मनुष्य के रुधिर की बात करेंगे, जब आप मनुष्य के रुधिर की जब बात करेंगे तो मनुष्य के रुधिर में, यहाँ पे देखिएगा, मनुष्य के रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या होती है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यही जो हीमोग्लोबिन होती है यह रुधिर के हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इसी हीम में क्या होता है, इसी हीम में Fe+2 आयन पाया जाता है। Fe+2 आयन पाया जाता है, जिसके कारण मनुष्य के रुधिर का रंग क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। और यह जो ग्लोबिन होती है प्रोटीन होती है। और यही जो हीम होता है, हीमोग्लोबिन को Hb से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 का 4 गुना बनाती है। इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की सप्लाई करने का कार्य करती है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, बी सही होगा, कॉकरोच। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो प्रोटीन नहीं होता है तो इस सबसे पहले ध्यान दीजिए कि प्रोटीन मुख्यतः एक प्रकार के
शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? यह हमारा मुख्य भोज्य पदार्थ होता है, शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। और इसमें जो सबसे पहला होता है कपास, पहला ऑप्शन क्या होता है? कपास। यह कपास जो होता है एक कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है, हाइड्रेट। और यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन करेंगे, यह कई प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो उसी पॉलीसेक्राइड में क्या होता है? स्टार्च और सेलुलोज क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल होते हैं। और उसी सेलुलोज में क्या होता है? कपास की मात्रा कपास में पाया जाता है। तो यह कंडीशन क्या होती है कि यह प्रोटीन नहीं होता है, कपास क्या होता है? सेलुलोज होता है। और सेलुलोज के क्रम में आप क्वेश्चन जब इसको सॉल्व करेंगे, सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में पचाने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। यह केवल हमारे शरीर के आहार नाल की सफाई करने का कार्य करता है। इसलिए क्या होगा? यह प्रोटीन नहीं है। तो जबकि केस क्या होते हैं? बाल क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लूता रेशम या स्पाइडर सिल्क होता है और खुर। तो इसमें क्या होती है? इसमें इन सभी में क्या होते हैं? केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। इन सभी चीजों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। और यह जो प्रोटीन होती है सभी जंतुओं के बाह्य कंकाल के निर्माण में सहायक करती है। केराटिन प्रोटीन जो होती है क्या होती है? सभी जंतुओं के बाह्य कंकाल के निर्माण में, सभी जंतुओं के बाह्य कंकाल, जंतुओं के बाह्य कंकाल के निर्माण में सहायक होती है। बाह्य कंकाल, और बाह्य कंकाल बोले तो जैसे मनुष्य के बाल हो गए, नाखून हो गए, इसी में क्या होते हैं? केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। इसलिए क्या होते हैं? इसमें यह तीनों प्रोटीन होते हैं, इसलिए हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं। आपका आंसर क्या होगा? 16 का कपास आंसर होगा, क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट है। साफ पूछा जा रहा है कि प्रोटीन नहीं है, लेकिन आप जब इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप तीनों में से कोई एक लगा देंगे। लेकिन मूलतः आपका आंसर क्या होगा? पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। सदैव ध्यान रखिएगा। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की होती है। तो सदैव ध्यान दीजिएगा, एडिनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय और थायराइड ग्रंथि होती है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एडिनल जो ग्रंथि होती है हमारे वृक्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। एडिनल जो होता है हमारे वृक्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। जैसे यह वृक्क होता है, यह वृक्क होता है, और इसी के ऊपरी भाग में क्या होती है? एडिनल ग्रंथि पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी संरचना होती है। और यह एडिनल ग्रंथि क्या होती है? 2 लेयर में बनी होती है। और इसी को अधिवृक्क, चूंकि वृक्क के ऊपर पाई जाती है, यह वृक्क होता है, वृक्क के ऊपर पाई जाती है, इसी को अधिवृक्क कहते हैं। अधिवृक्क, एडिनल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश होती है एडिनल, एडिनल ग्रंथि कहते हैं। और इसी को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसी ग्रंथि को आपातकालीन, आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इससे आपातकालीन हार्मोन्स निकलते हैं। इससे क्या निकलते हैं? आपातकालीन हार्मोन्स निकलते हैं। इसमें और हार्मोन्स की यदि बात करें तो एपिनेफ्रिन होता है। क्या होता है? एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन होता है और नॉर एपिनेफ्रिन होता है। दोनों आपातकालीन हार्मोन्स होते हैं। तो इसलिए क्या होता है? यह अंतःस्रावी, चूंकि यह अंतःस्रावित हुआ है लेकिन दोनों प्रकार की ग्रंथि नहीं है। और लेकिन क्या होता है? अश्रु ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां जो होती हैं आंख में पाई जाती हैं, और इसे लैक्राइमल ग्लैंड्स कहते हैं। और यह क्या होती है? ये केवल एक्सोक्राइन होती है, बाह्यस्रावी होती है। क्या होती है? बाह्यस्रावी होती है। और जबकि यह क्या होती है? यह अंतःस्रावी होती है। क्या होती है? अंतःस्रावी होती है। नेक्स्ट होता है पैंक्रियास। पैंक्रियास जो होता है यह क्या होती है? अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। पैंक्रियास जो होता है अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी। जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो यह आमाशय होता है, और इसी के बाद से क्या होती है? आंत प्रारंभ होती है। क्या होती है? आंत प्रारंभ होती है। इसे छोटी आंत कहते हैं। और इसी के बाद से यहाँ से बड़ी आंत होती है, और इसी के बीच में एक पत्ते के आकार की संरचना होती है। इसी के बीच में एक पत्ते के आकार की संरचना होती है। इसी को अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को अग्नाशय या पैंक्रियास कहते हैं। इस पैंक्रियास से क्या होते हैं? हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों निकलते हैं। इसे अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। और यह अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करती है।
अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? सी सही होगा। अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है। अब इन ग्रंथियों का सीक्वेंस पूछा जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है। और यकृत के बाद ये शरीर में क्या होता है? क्या होता है? दूसरी बड़ी ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और इसी ग्रंथ से क्या होता है? इसी ग्रंथ से कई हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे इसमें कई सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं और इसमें क्या होते हैं? गामा सेल्स होते हैं। यह ग्लूकागान का श्रावण करता है, इंसुलिन का श्रावण करता है, सोमैटोस्टैटिन का हार्मोन्स का श्रावण करता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? अग्नाशय होगा। नेक्स्ट क्या होता है? थायराइड ग्रंथि होती है, गले में स्थित होती है। ये क्या होती है? गले में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और इससे कई हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें एक क्या हार्मोन्स होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। जब इसकी कमी होती है तो शरीर में एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है घेघा रोग, सिंपल ग्वाइटर रोग। इस चीज को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण सम्मिलित नहीं करता है। राष्ट्रीय जो परिवार कल्याण है सम्मिलित नहीं करता है। तो यह जो राष्ट्रीय परिवार जनसंख्या नियंत्रण के अंतर्गत जो आता है, इसमें एचआईवी का परीक्षण नहीं करता है। और जिसमें से क्या करता, अब यही से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से किसका परीक्षण करता है, लेकिन आप इस क्वेश्चन क्या नहीं करता है, तो नहीं करता है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो एचआईवी होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। इसी को यह क्या होता है? एक प्रकार के वायरल डिजीज होता है। क्या होती है? वायरल विषाणु जनित रोग होता है। और जब इसी क्वेश्चन को यह हटा दिया जाए, इसी क्वेश्चन को जब यह हटा दिया जाए, नहीं हटा दिया जाए, तो आपका आंसर क्या होगा? तब आपको आंसर यह नहीं देना पड़ेगा। इसमें आपको तो यह भी करता है, यह भी करता है और करने का कार्य करता है। लेकिन इस मूलतः क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा? इसमें एचआईवी होगा। क्या होगा? एचआईवी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? इसमें पालिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका अभिप्राय होता है कि जो पालिश किए हुए चावल खाने से, इसमें एक होता है विटामिन बी1। क्या होता है? बी1 की अधिकता कमी होती है और इसमें क्या हो, एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या होता है? बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी, वेरी वेरी। और वेरी वेरी का अभिप्राय क्या होता है? बेरी बेरी जब शरीर में इसकी कमी होती है, इसका एक्सप्लेन मैं बता दे रहा हूं कि जब शरीर में इसकी कमी होती है, शरीर में कमी होती है, तो शरीर के में पायरुविक अम्ल बनने लगते हैं। क्या होते हैं? पायरुविक अम्ल बनने लगते हैं। पायरुविक अम्ल बनने लगते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? यह शरीर की सक्रियता, हृदय स्पंदन, रक्तचाप को क्या करता है? कम कर देता है। और इसी रोग को, और जिसके कारण शरीर की जो एक्टिविटीज होती है वो कम हो जाती है और इसी को बेरी बेरी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को बेरी बेरी रोग के नाम से जानते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ये बेरी बेरी। आज यह भी जान लीजिए, जब शरीर में B1 की कमी हो जाती है तो बेरी बेरी रोग हो जाता है शरीर। और इसमें किसकी अधिकता होती है? पायरुविक अम्ल की अधिकता हो जाती है। और यह घेंघा क्या होता है? यह आयोडीन की कमी से। आपका आंसर क्या होगा? ए। घेंघा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। रतौंधी जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। और यह रतौंधी जो रोग होता है, यह आंख में 3 लेयर पाए जाते हैं। जब इसको आई पढ़ेंगे तो आंख में 3 लेयर पाए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है? दृढ़ पटल, रक्त पटल और दृष्टि पटल, इसी को रेटिना कहते हैं। और इसमें इसका निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसी चीज को, यह क्या होता है? आंखों से संबंधित बीमारी होती है। बाणंधता जो होती है यह अनुवांशिक बीमारी होती है। अनुवांशिक बीमारी जो होती है यह क्या होता है? गुणसूत्रों पर स्थित होती है। और गुणसूत्रों में क्या होते हैं? विशेष रूप से एक्स गुणसूत्रों होती है। वाई गुणसूत्रों पर इसके क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। आपका आंसर क्या होगा? ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ से क्वेश्चन बताना है कि इसमें युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, जिसमें विटामिन B6, B2, विटामिन ई और विटामिन के। तो सबसे पहले इसको आप ध्यान दीजिए कि इनके रासायनिक नाम होते हैं। B6 के रासायनिक नाम क्या होते हैं? जैसे B1 के थाइमिन, B2 के राइबोफ्लेविन, B3 के पेंटाथेनिक अम्ल, B5 का नियासिन और B6 का नाम क्या होता है? पायराडॉक्सिन होता है।
पायरोडॉक्सिन डॉक्सिन होता है। और विटामिन B2 का नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन होता है, फ्लेविन होता है। और विटामिन ई का नाम क्या होता है? टोकोफेराल होता है, टोकोफेराल। और के का नाम होता है नेफ्थोक्यूनान, नेफ्थोक्यूनोन। इसे किताबों में फिनोक्यूनान लिखा है, जो कि आपका गलत आंसर होता है। आपका इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नेफ्थोक्यूनान होता है। तो अब यहां से पूछा रहा है कि इसके सोर्सेज क्या होते हैं, इसके सोर्सेज क्या होते हैं। इसका सोर्सेज जो होता है कि इस कंडीशन में आपको एक्सप्लेन करना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको यहाँ से ध्यान दीजिए, धान का राइस ब्रेन यह भी सही होता है। धान की भूसी जो होती है उसमें क्या होता है? विटामिन बी की प्रचुर मात्रा, B6 की प्रचुर मात्रा होती है। और इसी कंडीशंस में B12 होता है, यह यकृत में नहीं पाया जाता है। कॉर्न तेल होता है, विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं। कॉर्न तेल क्या होता है? विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं, इसलिए यही सही सुमेलित नहीं है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? विटामिन B2 सही सुमेलित नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा। जबकि विटामिन ए होता है, यह गेहूं में पाया जाता है। विटामिन जो सी होता है, सदैव ध्यान दीजिएगा, सी होता है, यह गेहूं में पाया जाता है। अंकुर तेल, तो इसमें यह जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यह एक तरह से इसको यदि बनाया जाए तो गेहूं अंकुर, यानी अंकुरित गेहूं कर सकते हैं आप। अंकुरित गेहूं में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ई। और के होता है, यह एल्फाल्फ होता है, यह रुधिर को स्कंदन में सहायता करने का कार्य करता है। इस प्रकार से ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि दो कथन दिए गए हैं, इसमें से क्या होता है? दो कथन दिए गए हैं और इसका क्रम आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो अधिकांश विटामिन मानव के शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, यह सही होता है। यह क्या होता है? अधिकांश विटामिन जो होते हैं मानव के शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। तो इसका अभिप्राय होता है कि यह क्वेश्चन यह तो पूर्णतः सही होता है, संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल सूक्ष्म पोषक तत्वों को संश्लेषित करता है। मानव का जो अंग होता है केवल सूक्ष्म पोषक तत्वों को संश्लेषित करता है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ क्या होते हैं? कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, कुछ अनावश्यक तत्व होते हैं। तो यह क्या होता है? मानव अंगों के संदर्भ में किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि ए और आर इसका कोई एक्सप्लेन नहीं होता। यदि यही ऑप्शन विटामिन से रिलेटेड होता तो ए और आर दोनों सही का एक्सप्लेन होता, लेकिन यह नहीं होगा। और इसी के क्रम में ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो सदैव ध्यान दीजिएगा कि इसके कंडीशंस में ए क्या होता है? सही है। क्या होता है? ये क्वेश्चन सही है, किंतु आर गलत है। तो यही क्वेश्चन आपका सही होगा। इसके कंडीशंस में क्या होता है? आर क्या होता है? गलत होता है, केवल सूक्ष्म पोषक तत्वों का संश्लेषण नहीं करता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 22 होता है, और इसके अभिप्राय क्या होता है कि जैव उत्प्रेरक, इसी को बायोकैटलिस्ट कहते हैं। वे जैव उत्प्रेरक, आप क्वेश्चन पूछा जाए एंजाइम के संदर्भ में कथनों में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ से देखिए सही है। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैव उत्प्रेरक इसको इंग्लिश में बायोकैटालिस्ट कहते हैं, बायोकैटालिस्ट कहते हैं। और उत्प्रेरक का अभिप्राय होता है कि किसी चीज को स्टिमुलेट करने का कार्य, उद्दीप्त करने वाले को उत्प्रेरक कहते हैं। क्योंकि ये जीवों के शरीर में होता है, इसलिए जैव उत्प्रेरक होता है। इसलिए यह पहला क्या होता है? सही है, बिल्कुल 100%। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। और यह मूलतः किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और सदैव ध्यान दीजिएगा कि इसी से रिलेटेड आ जाता है कि एंजाइम और हार्मोन्स, तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं। और यह किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं एक बार क्रियाओं को करने के बाद यह नष्ट नहीं होते हैं, जबकि हार्मोन्स क्या होते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां पर वे उत्पादित होते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए ध्यान दीजिएगा,
आप कोई भी ऑर्गन्स ले लीजिए, कोई भी ऑर्गन, जैसे आपका फेमस एग्जांपल्स होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आंत होता है और सारे अमाशय होता है और इसी के बाद से आंत होता है। तो इसी अमाशय जो होता है एक थैली के आकार की संरचना होती है। किसी भी प्राणी का अमाशय जो होता है एक थैली के आकार की संरचना होती है। विशेषकर आपको मैं मनुष्य के संदर्भ में बता रहा हूँ। इसी अमाशय से एक रस निकलता है, जठर रस। क्या होता है? जठर रस होता है। गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और इसी जठर रस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं, यह भोजन को इसी स्थान से निकलते हैं, इसी की दीवारों से निकलते हैं और इसी में ही कार्य करने लगते हैं। इसी में क्या होते हैं? कार्य करने लगते हैं। इसीलिए वे क्या उसी स्थान पर निकलते हैं जहां पर ये कार्य करते हैं। इसीलिए आपका ए और दो दोनों सही है, 100%, इसमें कोई बट नहीं होता। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? सी सही होगा। तो ऐसे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक जब फूड मटेरियल पढ़ेंगे वहां पे आएगा, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम, उत्प्रेरक, ये सारी चीजें वहां पे आएंगी। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। यानी जो ह्यूमन मिल्क होता है, माँ का जो दूध होता है, उसमें किस कंपोनेंट्स का अभाव होता है? क्वेश्चन का व्यू यही है, इसमें किस कम चीज की आवश्यकता होती है। तो सदैव मैं आपको बता दे रहा हूं कि दूध में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे कैल्शियम पैराकेसिनेट कहते हैं। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट कहते हैं। पैराकेसिनेट और यह कैल्शियम पैराकेसिनेट दूध की जो केसिन प्रोटीन होती है, क्या होती है? दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है केसिन प्रोटीन। और केसिन का अभिप्राय जब ये दही में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित होती है कैल्शियम पैराकेसिनेट में। तो एक चीज स्पष्ट हो गया कि इसमें दूध में कैल्शियम पाया जाता है। 100% दूध में क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है। और यह जो कैल्शियम होता है हमारे अस्थियों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। यह जो कैल्शियम होता है हमारे शरीर की अस्थियों के वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। और सदैव इस चीज को ध्यान रखिएगा, जहां पे कैल्शियम पाया जाएगा, जिसमें कैल्शियम पाया जाएगा वहां पे क्या होता है? पोटेशियम भी पाया जाता है। क्या पे पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम पाया जाता है। और उसी से रिलेटेड क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या होते हैं? मैग्नीशियम होता है। और तो इसमें दूध के संदर्भ में मैं बता रहा हूं, कैल्शियम के साथ साथ क्या होता है? पोटेशियम भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। इसलिए तीनों कंपोनेंट क्या होते हैं? माँ के दूध में पाए जाते हैं, केवल लोहा नहीं पाया जाता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ए सही होगा। माँ के दूध में किसका अभाव होता है? लोहे का अभाव होता है। तो यह कंडीशंस होती है। और इसके क्रम में, दूध के क्रम में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो ह्यूमन मिल्क होता है। और यह कंडीशंस की एक तरह से कहा जाए कि विश्व के लिए संपूर्ण भोज्य पदार्थ का कार्य करता है, संपूर्ण आहार प्रदान करने का कार्य करते हैं, क्योंकि उसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अब पूछेंगे कैल्शियम का कार्य क्या होता है? मैंने बताया कि यह शरीर की अस्थियों की वृद्धि और विकास के सहायता करने का कार्य करता है। और ये सारे तत्व दोनों होते हैं, इसी के साथ इंक्लूड होते हैं, इसी के साथ सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। और इसी के बाद से बिब्लियोमेट्री क्या होता है? बिब्लियोमेट्री एक क्या होती है? टर्मिनोलॉजी होती है। और यह क्या होता है? यह पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य करती है, सूचना प्रबंधन का कार्य करती है। सी होता है सूचना प्रबंधन उपकरण है। और क्या होता है? पुस्तकालय का कार्य करता है। तो यह जो होता है एक विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है। और इसका जो मुख्य उपयोग होता है सूचना प्रबंधन उपकरण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इस चीज को सदैव स्पष्ट कर लीजिएगा, सूचना प्रबंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहरी कार्बन वेधशाला DCO क्या होता है? DCO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही कौन सा सही है? इसमें करेक्ट क्वेश्चन को बताना है। इसमें क्या होता है? करेक्ट क्वेश्चन को बताना है। तो यह वैश्विक जो अनुसंधान होता है, ग्लोबल रिसर्च होता है, यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। तो यह वैश्विक जो रिसर्च होता है, यह कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को बढ़ाने के लिए है, आगे बढ़ाने के लिए यह सही होता है।
पहला ऑप्शन क्या है, सही है। और इसी के बाद से दूसरा दिया गया, यह गहरी माइक्रोबियम परिस्थिति तंत्र का क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। यानी क्षेत्रीय अवलोकन के लिए, यानी समुद्रों में जो क्या होता है, निगरानी के लिए है। तो इसलिए यह दोनों भी सही है। इसलिए क्या होगा, यह आपका आंसर क्या होगा, यह ए बी, यह दोनों सही होगा। सदैव ध्यान दीजिए, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी सही होगा। तो इस प्रकार से देखा आपने कि जो गत 19 में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, सारे चीजों का एक्सप्लेन मैंने दिया। और इसी के बाद से नेक्स्ट आगे की श्रृंखला जारी रहेगी हमारी पूरी टीमों के साथ। और इसी के क्रम में सदैव ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने से एक प्रॉफिट होता है कि आपको दो चीजें वहां से आपको लाभकारी होती हैं और प्रॉफिट होता है। सबसे पहले एक आइडिया विकसित होता है कि क्वेश्चन का प्रारूप क्या होता है, और दूसरा कंडीशन होता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इसके बाद थैंक यू।